चलिए, इसके पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें सूत्रों का प्रतिपादन किया गया था, जिसको दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको एक वर्क दिया गया था जो उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को स्थापित करना था। ठीक ना। चलिए, आज हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। हमने परावर्तन को देखा, अब अपवर्तन को देखते हैं। ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, बस वहाँ जाएंगे कि अपवर्तन कहते किसे हैं और इससे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा आज का अपवर्तन। टॉपिक है अपवर्तन क्या है। ठीक ना, अपवर्तन क्या है। तो परावर्तन में तो आपने देखा था कि जब प्रकाश स्रोत से कोई किरण निकलती है तो अपारदर्शी धरातल से टकराती है, टकराने के बाद वह वापस लौट जाती है, उस घटना को परावर्तन कहते हैं। लेकिन यह है अपवर्तन। 10वां क्लास में लाइट जो चैप्टर है उसमें परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण और दृष्टि दोष, इसी पर टिका हुआ है यह। ठीक ना। तो इस अपवर्तन के बारे में देखते हैं कि अपवर्तन है क्या। तो वहाँ था कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो डायरेक्ट किसी धरातल पर पड़ रही थी और वहाँ से टकरा के वापस लौट जा रही थी। लेकिन अपवर्तन यह कहता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से किरण निकलती है तो निकलने के बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक ना। वहाँ पर था धरातल से टकरा के लौटती है, और यहाँ कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उन किरणों का विचलन होता है, बंकन होता है, यानी वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यह घटना अपवर्तन कहलाता है। ठीक ना। यानी कि कहा जाए आपसे कि कोई माध्यम है, ठीक ना, कोई माध्यम है और उसमें किरणों को आप डाल रहे हैं। तो देखिएगा, अपवर्तन में आप समझें क्या कि जब प्रकाश की जो किरण है, किसी स्रोत से अगर किरण निकलती है तो निकलने के बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है। तो दूसरे में जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद उनका जो मार्ग होता है उस मार्ग से वह विचलित हो जाती है। ठीक ना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपना रास्ता जो है बदल जाता है उनका। तो यही घटना कहलाता है अपवर्तन, है ना। अब देखिए यह माध्यम क्या होता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश के किरणों का अपवर्तन जैसी घटना होता है वह माध्यम दो तरह का होता है। माध्यम के कितने प्रकार हैं? दो माध्यम है। पहला है सघन और दूसरा है विरल। दो गो माध्यम है, पहला सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। अब देखिए इन माध्यमों को समझ लेते हैं। तो अगर सघन की बात करें तो सघन का मतलब घनिष्ठ होता है, और विरल की बात करें तो विरल का मतलब होता है जो बहुत कम उसके कण हो। यानी कहने अर्थ ये हुआ कि जिस माध्यम को बनाने में जो कण लगे होंगे, यानी दुनिया की हर वो वस्तु किसी न किसी कण से मिलकर बना है। तो जो कण होता है, वस्तु को बनाने में जो कण काम किए होते हैं, अगर उन कणों की दूरी अधिक दूर है तो उसको विरल कहेंगे, और जिसमें एकदम पास पास हैं यानी जिसके कण घनिष्ठ हैं उसको सघन कहेंगे। यह माध्यम परिवर्तनशील होता है, यानी दिए गए उदाहरण के अनुरूप हम माध्यम को बताते हैं कि कौन सघन है और कौन विरल है। जैसे अगर आपको दूध दिया जाए और स्वच्छ जल दिया जाए, इन दोनों में जल जो होगा वह क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा, और दूध जो होगा वो क्या होगा? सघन हो जाएगा। लेकिन वही आपको जल दिया जाए, स्वच्छ जल, और आपको हवा दी जाए, यानी वायु और जल में देखा जाए तो जल क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, और वायु क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। यानी एक दूसरे से जो दो माध्यम होंगे जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, वे एक दूसरे से देखना पड़ेगा कि कौन घनिष्ठता से जुड़ा है और कौन घनिष्ठता से नहीं जुड़ा है। तो जो घनिष्ठ होगा वही क्या होगा? सघन हो जाएगा, और जो घनिष्ठ नहीं होगा वो क्या होगा?
विरल हो जाएगा। तो इन माध्यमों का पहचान दिए गए उदाहरण के द्वारा हम करते हैं जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो चलते हैं, अपवर्तन समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने मार्ग से वह विचलित हो जाता है, और विचलित होने का यही घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इसके क्या रूल हो सकते हैं और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो देखिए एक आकृति हम लेते हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक रेखा है, सीधी सरल रेखा जो दो माध्यमों को दर्शा रहा है। यानी जैसे मान लिया गया कि ऊपर का जो माध्यम है वह वायु है और नीचे का माध्यम जल है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो वायु के कण पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, यानी यह कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और यह कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन हो जाएगा, सघन हो जाएगा। अब देखें जरा, अब देखिए यहाँ पर हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं, यहाँ पर हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें प्रकाश के किरणों को डालने के बाद देखते हैं। अब देखें यहाँ जब प्रकाश की किरण आएगी तो जाहिर सी बात है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश की किरण जब इसमें पहुंचेगी तो क्या होगा। तो पहला ये कि जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो किरणें इस अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी, ठीक ना। जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड में निरंतर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। जब माध्यम विरल हो और विरल से किरण जब सघन में प्रवेश करती हो तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसे, जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं, अगर सड़क जो है खराब है, सड़क टूटा हुआ है, तो साइकिल को चलाने में सहूलियत पाने के लिए हम लोग सड़क के किनारे जहाँ कच्ची रास्ते होते हैं उस पर साइकिल चलाते हैं ताकि साइकिल में किसी प्रकार का खरोंच ना आए, चलाने में आसानी हो। उसी तरह यह तो सीधा रास्ता है, तो यह किरणें इधर ना जाके सीधे रास्ते की ओर आएंगी कि जल्दी से हम नीचे निकल जाएं, क्लियर है। अच्छा, जब आपको बताया गया कि विरल से सघन की ओर आ रही है, जब विरल से सघन की ओर आ रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ रही हैं, झुक रही हैं। तो जब सघन से विरल की ओर जाएंगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, जैसे छुट्टी होती है तो गेट जो है, गेट से बाहर बच्चे जल्दी से जल्दी निकलते हैं, बाहर स्कूल से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, किसी का साइकिल कहीं रहता है, किसी का घर किधर रहता है, मतलब जल्दी जल्दी से लोग स्वतंत्र होकर बच्चे भागने लगते हैं, यानी वो पूरे स्वतंत्र हो जाते हैं। तो वह माध्यम विरल हो जाएगा। क्लास में अनुशासन में रह के पढ़ना था तो वह माध्यम सघन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भी है, जब विरल से सघन में प्रवेश करेंगे तो अभिलंब की ओर झुकेगी किरणें, अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। और जब सघन से विरल में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब से दूर भागेंगी। यह क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए विरल है, अभी हमने आपसे कहा था कि विरल में जब विरल से जब सघन की ओर जाएंगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेंगी चाहे मुड़ेंगी। तब यह किरणें अगर किसी स्रोत से आ रही हैं तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, ठीक ना। अब देखिए जिस तरह आपने परावर्तन में पढ़ा था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, तो यहाँ भी जो अभिलंब और इसके जो किरण आ रही है उसके बीच जो कोण बनता है उसको आपतने कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, क्लियर है। इसको भी आईए द्वारा इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियम मेस्नेल के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको भी आई द्वारा इंडिकेट किया जाता है। चलिए दूसरा है कि अभिलंब और जो निर्गत किरण है यानी अपवर्तित किरण है उसके बीच जो कोण बनेगा उसको अपवर्तन कोण, क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण या विचलन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण या विचलन कोण कहते हैं, इसको याद रखिएगा, अपवर्तन कोण या विचलन कोण कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर
प्रकाश की किरणें निकलने के बाद विरल से सघन में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, वही अगर सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर भागती हैं। ऐसे में आपने आपतन कोण को देखा कि अभिलंब और स्रोत से आने वाली किरण यानी आपतित किरण थी, जिसको आपतन कोण कहा गया, आई कहा गया। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बना है, जो निकल के नीचे जा रही है माध्यम में, इसको आर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। यह अपवर्तन कोण या विचलन कोण कहलाता है। इसके भी दो रूल हैं। पहला रूल है कि आपतित और निर्गत दोनों किरण और अभिलंब यह माध्यम के किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो देखिए, आपतित किरण है, नीचे निर्गत किरण है, और यह अभिलंब खींचा गया है और इसका एगो बिंदु निश्चित है जहां से इसका विचलन हो रहा है। और दूसरा, आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया। चूंकि आपसे बताया गया है परावर्तन में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में आपतन कोण की जया और निर्गत कोण यानी अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी अगर साइन लेते हैं तो साइन आई बराबर साइन आर होता है अपवर्तन में, परावर्तन में साइन आई बराबर साइन आर होता है, किस में? परावर्तन में। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है, यह जो जया यानी कोण है और यह जो जया यानी कोण है, यानी आपतन और अपवर्तन कोण की जो जया है वह एक नियतांक होता है जो अपवर्तन को दर्शाता है। तो यहाँ पर दूसरा रूल यह बराबर ना होके बल्कि नियतांक होगा, यानी साइन आई बट्टे साइन आर होगा। यानी कि देखेंगे ध्यान से, अपवर्तन का दूसरा रूल है साइन आई बट्टा साइन आर होगा, ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यह दोनों कोण की जया जो है यह बराबर नहीं होती हैं। बराबर इसलिए नहीं होती हैं कि यह माध्यम दुगो है, और माध्यम जब दुगो है तो प्रकाश की किरणों में बताया गया है कि जब माध्यम एक से दूसरे में किरणें प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, उन किरणों का बंकन हो जाता है, उसी को तो अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन की घटना है तो कभी यह दोनों कोण आपस में बराबर नहीं हो सकते, यानी छोटा हो सकते हैं और बड़ा हो सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकते। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती हैं, तो विरल से सघन में आ रही हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, अभिलंब की ओर झुकती हैं। और दूसरा क्वेश्चन, जब सघन से विरल में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर भागती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। क्लियर? दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपवर्तन को दर्शाता है। जहां ऑप्शन दिया रहता है कोण का, तो कौन अपवर्तन को दर्शाएगा? तो जब दोनों का अनुपात दिया होगा, यानी साइन आई बट्टा साइन आर दिया होगा, यही किसको दर्शाता है? अपवर्तन को दर्शाता है। क्लियर है? 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होते हैं? तो आपतन और अपवर्तन कोण कभी बराबर नहीं होते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण कभी बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वही आपतन कोण और परावर्तन कोण कहे तो हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो विचलन का कोण दिया होगा, विचलन का कोण दिया होगा जिसको अपवर्तन कह रहे हैं आप, तो विचलन का कोण दिया होगा, आपतन कोण पूछ लेगा। अगर आपतन कोण दिया होगा तो विचलन का कोण पूछेगा। तो इसको बनाने के लिए आप कैसे बनाइएगा, तो देखें, यहाँ पर बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ देखिए, आपसे पूछ देगा कि अपवर्तन कोण दिया हुआ है, ठीक ना, तो आप विचलन का कोण निकालिए। अगर विचलन कोण दिया हुआ है तो अपवर्तन का कोण निकालिए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी पूछे आपसे आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, मान लिया गया कि वह दिया था, क्वेश्चन में दे दिया है आपतन कोण मान लीजिए दे दिया है 30 डिग्री दे दिया है। तो आपसे विचलन का कोण पूछा है। क्या पूछा है? तो विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण क्या होगा, क्वेश्चन दे दिया है। मान लिया कि आपतन कोण है 30 डिग्री, तो विचलन का कोण क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे, इसको निकालने का सूत्र होता है, विचलन कोण जो होता है इसका सूत्र होता है
डी बराबर यानी विचलन कोण बराबर पाई माइनस 2y। क्या होता है? पाई माइनस 2y। यह y जो है यह एक चर राशि है। आप y की जगह पर x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, z ABCD के कोई अक्षर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? बस इतना जरूर जानिए कि जहाँ d जोन है यह विचलन है, विचलन का कोण है, और y जो हम लिखे हुए हैं यह आपतन कोण है। बस आपको यही जानना है, ठीक ना। यह सूत्र है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, d इज इक्वल टू पाई माइनस 2y, जहाँ d जो है विचलन कोण है और y जो है आपतन कोण है, ठीक ना। अब इसी सूत्र का जब यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा, यानी कि विचलन कोण d बराबर हो जाएगा पाई माइनस 2y। अब d ही निकालना था तो पाई आ गया। अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 या 3.14 नहीं रख सकते, चूंकि हमें कोण चाहिए और कोण डिग्री में होता है, और 22/7 कोण डिग्री थोड़े ना है। तो ध्यान रखिए, पाई का रेडियन में मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो इस पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2 इंटू आपतन कोण कितना है भाई? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो d बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 दूना 60, यानी d बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। यानी हमारा विचलन का कोण जो निकलेगा वह कितना होगा? 120 डिग्री होगा। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे इसी क्वेश्चनवा को आप चेक कर सकते हैं, यानी अब की बार d दिया हुआ है 120, तो क्या विचलन का कोण जब 120 दिया हो तब आपतन कोण 30 होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे में आप चेक कर सकते हैं। तो आपतन कोण के जगह पर 30 रखिएगा, आपको विचलन के जगह पर 120 रखना पड़ेगा, बस आपतन का मान आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको बना के चेक कर सकते हैं, चेक करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अपवर्तन और विचलन का कोण निकालना और आपतन का कोण निकालना। क्लियर? चलिए अब इसके आगे एक और टॉपिक आपको बता देते हैं। अपवर्तन जो है यह प्रिज्म से होकर भी होता है ना। प्रिज्म से होकर होता है। तो प्रिज्म से कैसा अपवर्तन होता है? तो देखिए, श्वेत प्रकाश में हम जानते हैं कि 7 रंग होता है, ठीक ना। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। तो चले देखते हैं। प्रिज्म जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर देता है, यानी 3D एनिमेशन दिखाता है, ठीक ना। तो चलिएंगे, यहाँ पर आप क्या करो कि इसमें प्रकाश की किरण को डाल दो, यानी जो प्रकाश होगा वो श्वेत प्रकाश होगा। क्या होगा? श्वेत प्रकाश। तो प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश को डाला जाता है तो प्रिज्म के अंदर किरणें बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जैसे दूसरे छोर पर जाती है तो उन किरणों का अपवर्तन होता है। और अपवर्तन कैसे होता है? तो वह अपनी आधार की ओर मुड़ जाती हैं, यानी जो प्रिज्म का जो आधार होगा उसी के तरफ मुड़ जाएंगी, और यह जो श्वेत किरणें हैं वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। वे 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। नीचे जो होगा, इसको याद करने का तरीका है बैनी आह पीनाला, आह पीनाला, बैनी आह पीनाला। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7। एक लाइन ज्यादा हो गया था, 7। बैनी आह पीनाला नीचे से लिखना है हमको, है ना। यानी कहने अर्थ ये हुआ कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में डाला जाता है तो उसका अपवर्तन होता है, और किरणें जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, ठीक ना। तो यह अपवर्तन प्रिज्म से होकर अपवर्तन कहलाता है। क्लियर है? अब इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक ना। अब ये देखिए, इसको लिखने का तरीका है बैनी आह पीनाला। नीचे से लिखना होता है। जो रंग सबसे नीचा होता है इसका मतलब यह है कि उस रंग का अपवर्तन अधिक हुआ है, और जो सबसे ऊपर है उसका अपवर्तन कम हुआ है। यानी जिन रंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उनका अपवर्तन कम होता है। तो लाल रंग सबसे ऊपर है, इसका अपवर्तन कम हुआ है। इसी के कारण इस लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल, रेलगाड़ियों के सिग्नल, विभिन्न प्रकार के सिग्नल को बनाने में किया जाता है, ताकि कि
इसका अपवर्तन बहुत कम होता है और दूर से ही लाल रंग दिख जाता है। यही कारण है कि इसका यूज किया जाता है सिग्नल में, ठीक ना। तो अब देखेंगे इन रंगों का नाम क्या हो सकता है। बैगनी, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी। आजकल आसमानी को जामुनी के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है ना। पहले जो आसमानी था, अगर आसमानी की जगह पर जामुनी दिया हो तो आप उसको नहीं काट सकते, ठीक ना। बैगनी आ हो गया। ह से हरा होता है, पी से पीला होता है, ना से नारंगी होता है और ला से लाल होता है। तो याद करने के टेक्निक है ये, बैनी आह पीना ला, यानी 7 रंग हो गए। श्वेत प्रकाश में कितने रंग, 7 रंग। अब देखिए इस 7 रंगों को सर्वप्रथम न्यूटन ने इसको चेक किए थे। अब न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक न्यूटन डिस्क बनाया, उसका नाम था न्यूटन डिस्क। एक चकती लिया, उस पर 7 रंग के पेंट कर दिए गए। उस चकती को जब काफ़ी तेजी के साथ नचाया गया तो पाया गया कि पूरा एक ही रंग दिखाई दे रहा है, सब सफ़ेद नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उस चकती को धीरा किया गया, सारे रंग अलग 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 दिखने लगे। उसी प्रकार जिस प्रकार एक पंखा, जो पंखा में बिजली डालते हैं, जब धारा दी जाती है तो पंखा काफ़ी स्पीड के साथ नाचता है, और जब पंखा तेजी के साथ नाच रहा हो तो यह गिनना मुश्किल हो जाता है कि उस पंखे में कितने डायने लगे हैं, यानी कितनी पंखियाँ लगी हुई हैं उस पंखे को नचाने में। जैसे अमूमन 3 पंखियाँ होती हैं, 4 भी होती हैं, तो गिनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे पंखा का रफ्तार स्लो करते हैं, यानी स्विच ऑफ किया जाएगा, जैसे पंखा धीरे धीरे लगेगा चलने, वैसे स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि इसमें कितने डायने लगे हैं, 3 लगे हैं कि 4 लगे हैं, ठीक ना। तो उसी तरह जब न्यूटन डिस्क को धीरा किया गया तो उसमें 7 रंग अलग अलग दिखने लगे। लेकिन जब वह तेजी के साथ चल रहा था तब सफ़ेद नजर आ रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि जब सभी रंगों को मिला दिया जाएगा तो एक श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होगी, जिसमें कोई रंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद रंग होगा, ठीक ना। चलिए अब देखा जाए, इस अपवर्तन के वायुमंडलीय अपवर्तन भी होता है, यानी वायुमंडल में भी अपवर्तन होता है। यह अपवर्तन कैसे होता है, तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की सतहें पाई जाती हैं, है ना। वायुमंडल में अलग अलग सतह पाई जाती हैं। इन सतहों से टकराने के बाद उन किरणों का विचलन होता है, जिसके कारण जो अपवर्तन की घटना होती है, चूंकि यह वायुमंडल में हो रहा है इसलिए इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, है ना। तारे अपने स्थान से अलग नजर आते हैं, है ना। जब वहाँ से तारों से प्रकाश चलता है तो प्रकाश चलने के बाद रास्ते में जब पहुँचता है तो वायु के द्वारा उसका विचलन होता है, यानी प्रकाश जो है डायरेक्ट हमारी आँखों तक नहीं आ पाता। तो जब जब प्रकाश हमारी आँखों में आता है तो हमें तारे दिखाई देते हैं, और जब नहीं आता है तो तारे नहीं दिखाते हैं। लेकिन यह घटना तेजी के साथ होती है, यही कारण है कि कभी तारा जलता हुआ नजर आता है, कभी बुझता हुआ नजर आता है, ठीक ना। उसके बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ना, थोड़ा तेजी में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलाव, ठीक है ना। अब देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, यानी जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में जितने सतह हैं, कण हैं, जैसे धूलकण हैं, है ना, यानी जितने कण हैं उन कणों से टकराती है। वो वायुमंडल में हो, वो सतह पर भी हो सकता है, पृथ्वी पर भी हो सकता है। यानी जब प्रकाश की किरणें विभिन्न सतहों पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद उन किरणों को वे सतह परावर्तित कर देता है। परावर्तित करने के कारण ही चारों तरफ उजाला छा जाता है। यही घटना प्रकीर्णन कहलाती है। और प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक ना। प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है ना। दिसंबर काफ़ी करीब है, दिसंबर में कहा गया था आपसे कि लाइव आया जाएगा, तो आप वीडियो को निरंतर देखें, है ना। दूसरी बात यह है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और वैसे बच्चे जो 2025 में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बेहतर होगा कि जिनकी पढ़ाई छूट गई है, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ पाए हैं, वे लोग इसको समझ पाएंगे। दूसरी यह है कि आप अगर बिल्कुल नहीं समझे हैं
तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें और जो बातें हमने बोली, परिभाषा जो बोला, उसको नोट करें। धन्यवाद।